बच्चों, आई होप सब बहुत ही मस्त हो गए और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं सिर्फ विशाल भैया, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सेशन ऑफ वन शॉट सीरीज। पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स का, जो हमकी है साउंड के नाम से। अभी साउंड को इसमें पूरा कंप्लीट करेंगे, 1 घंटे में कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को सपा चट कर दें। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में हम लोग लेके आए हैं, मेनी ऑफ यू वर क्वेरिंग और आस्किंग कि सर क्या हमें इस चैप्टर के नोट्स इन द फॉर्म ऑफ नोट्स मिल सकते हैं। नोट्स का मतलब है कि सर पॉइंटर वे में अगर चीजें समझा दी जाएं और हम उसको नोट डाउन कर लें, उसको समझ लें अपनी भाषा में और इजी भाषा में उसको लिख भी लें, तो सर क्या ही बात होगी। क्योंकि अभी नाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन आर examination, be it any of it, half yearly, pre-boards, pre-boards, or the finals, or any of the periodic tests, that notes are going to help you. And for that, all the PPTs that are being designed here, the creation is being such कि अब आपको वो pointers headers में मिल रहे होंगे और उन pointers को आप लिखते चलो, उन्हीं को हम लोग illustrate करते चलेंगे आपको बहुत ही precisely, बहुत ही briefly और मजेदार एकदम फन एंगेजमेंट तरीके से, जिससे कि लर्निंग आपके लिए थोड़ी सी और इजी कन्वीनियंट हो जाए और संग में आपके नोट्स भी बनते जाएं। तो कॉपी पेन निकाल लो भाई जल्दी से, क्योंकि चैप्टर को कवर करने के लिए टाइम है कम और बाहर की बातें नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू गेट डीप डाइव इन द चैप्टर, अंदर की तरफ चलना है भाई। इसमें चालू करते हैं साउंड को। उसके पहले ये बहुत ही बढ़िया सा पीपीटी का रिक्रिएशन जो हम लोग ने शुरुआत में डाला हुआ है, इसको देख लो, अप्रिशिएट कर देना हम लोगों को और चलते हैं अभी आगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहले तो समझना पड़ेगा यार साउंड होता क्या है। तो साउंड को समझने के लिए वो कहीं दूर जाना ही नहीं है। माय वॉइस दैट यू आर लिसनिंग, हाँ, जो आप आवाज सुन रहे थे वही है साउंड। साउंड को समझने के लिए यार को ये पता होना चाहिए कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव जो कि ट्रेवल करती है पार्टिकल्स की हेल्प से। साउंड के पास खुद के पार्टिकल नहीं होते, अनलाइक लाइट। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं लाइट को, जैसे लाइट होती है ना उसके पास खुद के पार्टिकल से फोटो होते हैं, साउंड के पास खुद के पार्टिकल नहीं है। दैट इज व्हाई व्हाट यू हैव सीन व्हेन द एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स, दे हैव टू कैरी the transmitter and the receiver because the sound cannot travel through the spaces, वहां पार्टिकल नहीं है। बट इन द सराउंडिंग ऑफ द अर्थ, यहाँ पे लिक्विड है, गैसेस है, वाटर है, तो सराउंडिंग्स है जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स को ट्रेवल करने का मौका मिल रहा है। पहले तो सर ये बताइए कि ये पार्टिकल बन कैसे रहे हैं। तो ये पार्टिकल बनते हैं डिस्टर्बेंस से। डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, लेट्स से आई हैव दिस वाटर बॉटल, मैंने इस वाटर बॉटल को बीट करा, कैन यू ऑल हेयर द साउंड? दैट इज बेसिकली is the disturbance which you can hear also. अभी इसी disturbance का travel करना through a medium and then reaching to your ear is the transfer or the propagation of the wave. और वो कौन सी wave है? वो है sound wave. इसको और अच्छे से समझते हैं, sound wave की properties को समझते हैं और फिर इसके अंदर और properties, characteristics और इनके types में चलते हैं। Now let's move forward. पहले तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? इट्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस इन द मीडियम। वाइब्रेशंस होंगे डिस्टर्बेंस से क्रिएट, जैसे कि यहाँ पार्टिकल मेरे जस्ट मेरे माउथ के आगे बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं, राइट? व्हेन आई एम स्पीकिंग, व्हाट आई एम डूइंग व्हाइल स्पीकिंग, मैं अपने माउथ से एयर को ब्लो कर रहा हूं, वो एयर इस पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। मानो कुछ लेयर्स हैं पार्टिकल्स, मानो ये एक्स लेयर है, ये वाई लेयर है, ये जेड लेयर है। एक्स लेयर पे मैंने फोर्स लगाया, ये लेयर पे फोर्स लगा, इसकी एनर्जी ट्रांसफर हुई, मतलब आगे की तरफ ये गई और इससे जाके कोलाइड करी। नाउ दिस यू कैन सी दिस लेयर ऑफ पार्टिकल्स इज रीचिंग टू दिस लेयर, इसने अपनी एनर्जी इसको दी, ये एनर्जी आगे गई। अभी x ने y को हिलाया, ऐसे सिमिलरली y ने z को हिलाया एंड सिमिलरली ये प्रोपोगेट होती चलेगी। अब इसके बीच दो चीजें आएंगी, देखो जैसे ही x y पे लड़ी तो ये हो गया कंप्रेशन, क्योंकि ये पास आ रही है। लेकिन जैसे ही y आगे बढ़ी, अभी बिकॉज इट्स कोलिजन इज इलास्टिक, समवॉट इलास्टिक, तो ये पार्टिकल भी वापस आएगा। तो देखो कितना गैप आ रहा है इनके बीच में, रीबाउंसिंग, मतलब दूर जा रहे हैं। अभी ये दूर जाने का मतलब है अब इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो रहा है एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। पास आना, रेयर फ्रैक्शन, दूर जाना। तो दूर जा रहे हैं, दिस इज रेयर फ्रैक्शन। पास आना कंप्रेशन, दूर जाना रेयर फ्रैक्शन। ये फिनोमेना अगर बार बार क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब है साउंड वेव्स आर प्रोपोगेटिंग, आगे की तरफ चल रही हैं वो। तो ये डिस्टर्बेंस से क्रिएट होगा। विदाउट डिस्टर्बेंस यू कैन नॉट हियर अ साउंड। यू सी वेरी केयरफुली। क्या बोला मैंने? सी नहीं, लिसन, क्या बोला मैंने? क्या मैंने बोला कि यार हर एक साउंड एक डिस्टर्बेंस है। कैसे? सर गाड़ी चल रही है, इंजन वाइब्रेशंस, क्या जो उसका पिस्टन है वो वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, उसकी वजह से साइलेंसर साउंड आ रहा है। बोलो हाँ कि ना? फैन चल रहा है, विंड पार्टिकल्स आर गेटिंग डिस्टर्ब, वी कैन हियर द साउंड, राइट? व्हेन वी आर टॉकिंग, वी आर मेकिंग द विंड पार्टिकल टू डिस्टर्ब, hearing a sound,
पार्टिकल्स बॉटल को बीट कर रहे थे, बीट करने पे क्या हुआ, पार्टिकल वाइब्रेट हुए, डिस्टर्बेंस, हेयरिंग अ साउंड, ये सारे डिस्टर्बेंस के ही फिनोमेना है। दो चीजों में टक्कर होती है, कोलिजन, डिस्टर्बेंस, अगेन द साउंड इज बीइंग क्रिएटेड। तो साउंड हर डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशंस का ही फॉर्म है, वही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है वाइब्रेशंस, और हमारे कानों तक वो आ रहा है। व्हेन द वाइब्रेशन रीचेस आवर ईयर, अ साउंड इज देन बीइंग हर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये सारे पॉइंटर्स हैं भाई, अब इसको बढ़िया से अपने पास लिखते चलो, आपके डेफिनेशंस भी होती जाएंगी, और ये क्योंकि पॉइंटर्स हैं तो लर्न करना भी आपके लिए बहुत इजी होगा इनको। ओके, then what we are seeing, our ears are sensitive because they can hear a range only, इसको बोलते हैं हम लोग ऑडिबल रेंज। 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, दिस रेंज इज कॉल्ड द ऑडिबल रेंज। इसके पहले का हम नहीं सुन पाएंगे, इसके आगे का हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो जो साउंड है वो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक है। हाँ, ऐसे कुछ जीव जंतु हैं जो उसको सुन सकते हैं, बट नॉट वी ह्यूमंस, हम उसको नहीं सुन पाएंगे। दिस इज अ वेरी बैड लक फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम उसको नहीं सुन पाएंगे। लेकिन क्या कुछ और हैं? हाँ बिल्कुल हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसको सुन सकते हैं, इस बात हम लोग आगे भी करेंगे। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक। अब 20,000, अगर हम लोग 20,000 के ऊपर जाते हैं बच्चों, इफ वी रीचेस अ फ्रीक्वेंसी which is more than 20,000, a frequency greater than 20,000 is called as ultrasonic sound, is called as ultrasonic sound, and a frequency less than 20 hertz, less than 20 hertz, below 20 hertz is called as infrasonic sound। अभी आपको ये याद रखना है, कैसे करोगे? अल्ट्रा, सुपर मैक्स, अल्ट्रा मतलब ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है मतलब तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब 20,000 के ऊपर जाएगा। इंफ्रा, इंफीरियर फील कर रहे हैं, छोटा फील कर रहे हैं, तो छोटी वैल्यू के नीचे होगा तो इंफ्रासोनिक साउंड। दैट्स द मेथड ऑफ लर्निंग, बहुत इजी है, वर्ड ही बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि कैसे आपको उसको लर्न करना है। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना आपको पता ही है, जैसे जस्ट द रिकॉल, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। कोई चीज कितनी फ्रीक्वेंट हो रही है, तुम एक दिन में कितनी बार खाना खा रहे हो, मम्मी तुमको कितनी बार डांट रही है, पापा तुमको कितनी बार स्विच ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं एसी का, दैट ऑल इज फ्रीक्वेंसी। तुमने दिन में कितनी बार गाली खाई, तुमने कितनी बार छोटे भाई को मारा, तुमने कितनी बार बड़ी बहन से मार खाई, दिस ऑल इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट। तो कोई चीज कितनी बार हो रही है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यहां पर वो हम लोग 1 सेकेंड लेते हैं, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस। साउंड एक क्या है? एक मैकेनिकल वेव है, एंड नीड्स सम मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट। अपने आप नहीं कर पाएगी भाई, नीड अ मटेरियल, एक उसको मीडियम चाहिए, अदरवाइज तो भैया इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं है। साउंड ऑफ 2 टाइप, पहला है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा है ट्रांसवर्स। अब इसको समझाता हूं मैं आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव और व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? बच्चे बहुत परेशान होते हैं इनमें। अभी इसको समझने के लिए सिंपल तरीका देखते हैं भाई। मान लो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की लेयर्स, मतलब पार्टिकल कहने का मतलब है कि लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और एक को धक्का दिया गया। आपने देखा होगा, वो इफेक्ट देखा होगा, वी कॉल इट एज, व्हाट वी कॉल इट, द नेम ऑफ इट, छोटा सा एक क्यूब होता है, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। छोटा सा इंपैक्ट कैन कॉज द बिगर वन टू फॉल। छोटा गिरता है, देखा है? नाम नहीं याद आ रहा यार, कमेंट करना, नाम बताना। वी कॉल इट डोमिनो इफेक्ट। इज इट डोमिनो इफेक्ट, राइट? छोटे से स्लाइड से गिरने से क्या हुआ? देखो, एक वाइब्रेशंस, एक में डिस्टर्बेंस हुआ, दूसरा वाइब्रेट हुआ, दूसरा डिस्टर्ब हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ। क्या हो रहा है सर? पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं और वेव भी आगे जा रही है। इफ द पार्टिकल्स मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, जहां पार्टिकल जा रहे हैं वहीं वेव जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज longitudinal wave when the vibration of medium particles are along the direction of propagation। क्या बोला भाई? along the direction of propagation, बस ये बात रखनी है, direction of the motion of particle is along the direction of the propagation, that is called as a longitudinal wave। इसी को बोलते हैं हम लोग longitudinal wave, मतलब साथ में चलने वाली वेव। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा सर? पार्टिकल्स आगे जाएं, समझ रहे हो, पार्टिकल्स आगे जाएं या फिर वेव आगे जाओ और पार्टिकल्स ऊपर नीचे करें। जैसे कि अगर मैं एक थ्रेड को बांध लूं और थ्रेड को मैं स्ट्रिंग मारूं, क्या होगा?
बोलो हाँ की ना, आपने देखा होगा इसको। तो ये जो वाइब्रेशन है इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें वेव तो आगे जा रही है बट पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, बोलो हाँ की ना, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स। ये हमारी कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव। समझते हैं भाई इसमें क्या होता है, कौन सी वाली में, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है। आई थिंक दोनों की डेफिनेशन समझ आई। अगर पार्टिकल भी आगे जा रहे हैं, वेव भी आगे जा रही है, ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन अगर पार्टिकल आगे जा रहे हैं, वेव आगे जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, वेव आगे पार्टिकल ऊपर नीचे, वेव आगे पार्टिकल ऊपर नीचे, वेव आगे पार्टिकल ऊपर नीचे, दैट इज व्हाट, दैट इज आर ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है सर, लॉन्गिट्यूडनल में होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। मैंने कहा था ना, पास आएगा लड़ेगा दूर जाएगा, पास आएगा लड़ेगा दूर जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली कंप्रेशन पास आना, रेयरफेक्शन दूर जाना, कहीं और ना जाना, यहीं रहना, तुम ज्यादा पास हो ज्यादा दूर कहीं और ना सोचो। द लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। अच्छा बात करें अगर ट्रांसवर्स वेव की, तो क्या है भैया, पार्टिकल्स वाइब्रेट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। नॉर्मल मतलब बोलो आगे ना, अगर वेव आगे जा रही है, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे कंडीशन में बोलते हैं हम लोग, ऐसी कंडीशन में बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। तो कहां पर होती है, अरे कुछ नहीं यार, एक धागा बांध लो अपने गेट से और उस धागे को ऐसे स्ट्रिंग करो, तो धागा का जो पार्टिकल्स है वैसे जाएंगे वाइब्रेशंस में। लेकिन वेव तो यार आगे और पीछे जा रही होगी, तो वेव की डायरेक्शन आगे पीछे हो गई, पार्टिकल्स ऊपर नीचे, दैट इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर व्हाट वी कैन से ट्रांसवर्स वेव। सर इसमें क्या होता है, पहले समझते हैं इसमें क्या होता है सर। इसमें पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाते हैं, तो इसमें बनते हैं एम्पलीट्यूड्स, इसमें बनते हैं एम्पलीट्यूड्स कुछ ऐसे, द वेव ट्रेवल्स लाइक दिस, ठीक है। अच्छा आपको पता होना चाहिए, पढ़ा भी हम लोग ने, ये क्या होती है हमारी वेव की, इनको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, और ये क्या होते हैं सर, ये होते हैं हमारे ट्रफ। अब दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ, व्हिच वी कॉल एज लैम्डा, राइट। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, व्हाट वी कॉल इट सर लैम्डा, वी रिप्रेजेंट बाय द सिंबल लैम्डा। यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसको लोग बोलते हैं लैम्डा, या फिर अगर वेव यहां से चालू हो रही है, यू कैन कॉल दिस टू दिस फ्रॉम ए टू बी एज द वेव लेंथ ऑफ द पार्टिकल। अब मानो अगर एक सेकेंड में वेव यहां से यहां पहुंच गई, मानो यहां पहुंच गई, तो कितनी फ्रीक्वेंसी हुई, काउंट करो, वेव तो समझना बहुत जरूरी है, काउंट करो। ये हमारी हुई एक वेव, बोलो हाँ की ना, ये हमारी हुई एक वेव। उसके बाद सर यहां से यहां तक जाने में ये हमारी हो गई दो वेव, दिस इज आवर वन वेव, दिस इज आवर टू वेव। देखो एक अपर एक लोअर मिलके बनता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन। सर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सर हमें एक थर्ड पार्ट दिख रहा है कि वेव यहां से यहां गई है, लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई यहां तक जाने में, यहां तक जाने पूरी नहीं हो पाई है, जो हाफ वेव है, दिस इज हाफ वेव, दिस इज हाफ वेव, बोलो हाँ की ना। तो सर 1 2 2.5 टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई सर 2.5, मतलब एक सेकेंड में वेव 2.5 टाइम ऑसिलेट हुई है। ये आपका फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए ट्रांसवर्स या फिर वेव्स के बारे में। अब यार वेव्स पढ़ रहे तो इको पढ़ना पड़ेगा, इको सुना है, अंजलि अंजलि अंजलि, पहाड़ों पे ऐसे, आपने बॉलीवुड में सीन देखे होंगे, एक्टर या हीरो पहाड़ों पे जाके अपनी माशूका का नाम लेता है, चिल्लाता है और वो बार बार वापस आता है, वापस आता है, वापस आता है। दैट रिपीटिशन इज साउंड इज कॉल्ड एज इको, which we are calling as the nature's mysterious repeater। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं और क्या होता है। Let's dive into the word of the sound and make some noise, make some noise, yes see boys, चलो आओ। The repetition of the sound caused by the reflection of the sound waves from an obstacle after the original sound has ceased is known as echo। कह रहे हैं यार अगर साउंड वेव लड़ के जाए और वापस आ जाए, बिकॉज साउंड भी तो रिफ्लेक्ट करेगी। मान लो ये अपना भाई एक पहाड़ पे खड़ा है, क्या नाम है इस भाई का, क्या नाम दिया जाए, अपने भाई, अपना भाई कौन है, भाइयों का भाई, भाइयों का भाई कौन भाई, शाहरुख भाई, शाहरुख। अपने असार के भाई खड़े हैं एक पहाड़ पे और जोर से चिल्लाते हैं, और यहाँ पर और पहाड़ हैं, ठीक है। अभी किसी पहाड़ से इनकी वॉइस जाती है, टकराती है, अभी वॉइस है तो अगर वो जाएगी तो बच्चों वापस भी आएगी लड़के, क्यों, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।
तो अगर वो वॉइस गई तो लड़के वापस भी आएगी, तो अगर वो लड़के वापस आई तो पहली वॉइस तो आ गई, लेकिन फिर इसके बाद और भी पहाड़ है जहां पर ये वॉइस जा सकती है और लड़की आ सकती है। बोलो हाँ कि ना। तो ऐसे बार बार वेव्स का जाना और आना, दैट इज द रिपीटिशन ऑफ द साउंड विच वी कॉल्ड एज द इको। क्या बोला हम लोगों ने? द रिपीटिशन ऑफ द साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल आफ्टर द ओरिजिनल साउंड। ओरिजिनल साउंड के बाद अगर कोई साउंड आ रहा है रिपीटिशन की वजह से, तो उसको हम लोग डालते हैं इन द कैटेगरी ऑफ द इको। अब ये इको के बारे में हमें कंडीशन पढ़नी पड़ेगी कि इको कब होता है। देयर इज नॉट द कंडीशन इको हमेशा हो, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है इको हमेशा हो, क्योंकि इको के होने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती है। जब तक वो कंडीशन मीट नहीं होंगी तब तक इको नहीं होगा। जैसे कि अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो तो आप इको नहीं फील कर पा रहे हो। आप नॉर्मल अपने क्लास में बात करते हो या फिर अपने डाइनिंग रूम में मम्मी के संग, जब whenever you discuss the thing in inside your house, you cannot hear echo। आप रोड पे जाते हो आपको इको नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है कि बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम, बहुत बड़ा स्कूल का हॉल, जहां पर आप इस इको को फील कर पाते हो। तो वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि द सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। साउंड को जाके आने और हमारे ब्रेन से डिकोड होने में जो टाइम लगता है वो होता है मिनिमम टू मिनिमम 0.1 सेकेंड। टू हियर अ डिस्टिंक्ट साउंड, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। यार ये कम से कम इतना हो, ऐसे ज्यादा हो तो ही हम लोग इको को सुन पाएंगे। अदरवाइज हमको लगेगा कि वो सेम साउंड ही आ रहा है, हमारा ब्रेन, हमारा ईयर उसको दूसरे वे में डिकोड ही नहीं कर पाएगा कि वो दूसरा साउंड था, उसको लगेगा कि यही साउंड है ये। तो उसको इतना से कम टाइम चाहिए, ये प्रोसेसिंग का टाइम है हमारे साउंड के ब्रेन के थ्रू डिकोड होने का। नाउ वी आर ears are just having a diaphragm to get that particular frequency of the wave। डिकोड कौन कर रहा है? डिकोड तो ब्रेन कर रहा है ना। अभी इस प्रोसेस में टाइम लगता है, दैट टाइम इज 0.1 सेकेंड। तो पहली कंडीशन है कि भाई इतना टाइम हमको मिल जाए 0.1 सेकेंड का, तो हम लोग उसको डिकोड कर लेंगे। दूसरी कंडीशन है कि भैया जो हमारा डिस्टेंस हो between the observer and the obstacle, between the observer and the obstacle। I hope you all are making the notes because this all points are very important। आपसे सब पूछा जाएगा, इसीलिए पॉइंटर्स में डाला हुआ है चीजों को, आपके लिए इजी हो, ज्यादा सहज हो आपके लिए नोट्स बनाना, और आप ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। एंड v इज द स्पीड ऑफ द साउंड, देन द टोटल डिस्टेंस। अब भाई होगा क्या, मानो इस केस में देखो, इस केस में क्या हुआ था यहाँ पर, इन दिस केस व्हाट यू ऑल हैव सीन, यार अगर यहां से यहां तक साउंड गया है तो कुछ डी डिस्टेंस अगर ये है तो डी डिस्टेंस जाएगा और डी डिस्टेंस आएगा। तो अगर उसे टोटल डिस्टेंस माने हम लोग, तो उसमें टोटल जो डिस्टेंस चली है वो कितनी है बच्चों? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2d। बोलो हाँ कि ना। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इफ यू फॉलो दैट फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फ्रॉम द रिलेशन ऑफ स्पीड is equals to distance upon time, we need to find, if we need to find the time, we can get a relation of time as distance upon speed, time as distance upon speed। अच्छा डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए सर? डिस्टेंस निकाली जा सकती है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो जा रही है और आ रही है, तो एक्चुअली वो डिस्टेंस होगी जो 2d होगी। और स्पीड ऑफ साउंड आपको पता होना चाहिए कितना होता है, हम लोग बात भी करेंगे। वो हमारी स्पीड है, जो भी एपी है अभी हम लोग लिखते हैं उसको, वो हमारी स्पीड है। अगर हमें यहां सर डिस्टेंस या स्पीड या टाइम कुछ भी निकालना है, दो चीजें पता है, तो वी कैन फाइंड दैट। अभी इन ऑर्डर टू फाइंड दैट हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? अगर पता होना चाहिए कि भैया अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्रॉम हियर दैट डिस्टेंस वुड बी, यहां से मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो क्या हो जाएगा सर? वी टी, वी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज वी टी, और 2 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अभी वेलोसिटी, द अप्रोक्सीमेशन वेलोसिटी इज 340 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 0.1 सेकेंड, and upon 2, if you solve, what you get is 34/2, which is approximate 17 मीटर। कितना आया? d कितना आया? 2d नहीं आया, ये d आया। तो अगर ये आपकी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और ऑब्स्टेकल की, मतलब सोर्स और ऑब्स्टेकल की, अगर ये डिस्टेंस है, मतलब मैं जहां से बोल रहा हूं और जहां से साउंड लड़के मेरे पास आ रहा है, अगर वो 17 मीटर की डिस्टेंस है, भाई 1 मीटर इतना बड़ा होता है, अंदाजे से
1 मीटर इज दिस लेंथ, आपके लिए भी ऑलमोस्ट इतनी होगी, बट जनरली इतनी बड़ी होती है 1 मीटर। ऐसे 17 हाथ मान लो लगे हुए, वो हो जाएगा 17 मीटर। अगर इतने डिस्टेंस है तो इको की कंडीशन बन सकती है, बट ये डिस्टेंस इज मिनिमम रिक्वायर्ड, इससे कम में काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर इससे कम टाइम में काउंट हो जाएगा 0.1 सेकंड से, और 0.1 सेकंड से कम में आ गया तो हमारा बन जाएगा ओ तो सेम साउंड आ रहा है, तो अलग है ही नहीं, तो वहां पे इको बन ही नहीं पाएगा। तो व्हाट इज द मिनिमम टाइम? 0.1 सेकंड। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? दैट इज 17 मीटर। आई होप यू ऑल आर हियरिंग टू मी वेरी क्लियरफुली। अब ये चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द हॉट डे और द कूल डे। ऐसा क्यों? द स्पीड ऑफ साउंड ऑन अ हॉट डे इज मोर देन दैट ऑफ द कोल्ड डे। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की ज्यादा होती है तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जल्दी हो जाता है, तो साउंड जल्दी ट्रेवल करता है ड्यूरिंग द हॉट डे। दस इको विल रीच सूनर ऑन द हॉट डे। हॉट डे पे हमारे पास साउंड जल्दी आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करता है पार्टिकल्स की। अभी बात समझने वाली क्या है वो समझो। इको की कंडीशन समझ आई? इको होगा कब? जब 17 मीटर की डिस्टेंस हो और 0.1 सेकंड कम से कम टाइम लगे बिटवीन द सोर्स के एमिशन से लेके ऑब्स्टिकल के साउंड के वापस आने तक। अगर टाइम 0.1 सेकंड, जाने का नहीं बोला, जाने का और आने का दोनों का बोला टाइम, ठीक है, जाना और आना 0.1 सेकंड, और सिर्फ जाना जाना डिस्टेंस 17 मीटर, मतलब आना और जाना 34 मीटर। अगर ऐसा है तो साउंड हमें सुनाई देगा। अब अच्छा एक बात आपसे मैं करना चाहता हूं, चलो दिस इज आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, बट इन जनरल व्हाट डू यू थिंक, हु ट्रेवल फास्ट, इज इट साउंड और द लाइट? कौन तेज चलता है? साउंड तेज चलता है या लाइट तेज चलती है? वैसे फनी के लिए एक इंसिडेंट बताता हूं। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर, हाँ 2024 की ही बात है शायद, एक क्वेश्चन अपने बच्चे से बोला था, मतलब मैंने क्लास में पूछा था, तो एक बच्चा रेज द हैंड। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जब थंडर स्टॉर्म होता है, जब बिजली कड़कती है, तो यार पहले हम लोग को लाइट दिखती है और फिर कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम मतलब धीरे डिले, फिर साउंड आता है थंडर स्टॉर्म, बहुत खतरनाक वाला। बोलो हाँ कि ना? ऐसा क्यों? सब लोग सोच रहे थे, उसने हाथ उठाया और कहता है ऐसा इसलिए होता है सर क्योंकि हमारी आंखें आगे हैं और कान पीछे हैं, तो दिख जल्दी जाता है लेकिन सुना। भाई बहुत कमाल के बच्चे हैं यार, मतलब दिस इज नेवर द एंगल जो मैंने कभी भी सोचा हो। आई वॉज ऑलवेज ऑन द पॉइंट्स ऑफ द साइंस की ऐसा क्यों हो सकता है, बट भैया बच्चे आके आगे कार पीछे। नो, द रीजन इज साउंड इज बहुत तेज, बहुत तेज भागता है साउंड भाई साहब। लाइट बहुत तेज भागती है, लाइट नथिंग गोस फास्टर देन द लाइट। बहुत तेजी आ रही है, अब 3 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करके आ रही है टर्म्स ऑफ वैक्यूम, और बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है एयर में भी, इतने में आ रही है। बट साउंड की स्पीड बहुत छोटी है यार, 340 344 330 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो? इससे तेज तो हमारे फाइटर जेट ट्रेवल करते हैं। साउंड से तेज आपने कुछ बोला होगा, उससे पहले फाइटर जेट पहुंच जाएगा आपके बोलने वाली वेव से, एक स्पीकर की वेव से पहले पहुंच जाएगा फाइटर जेट। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड से ज्यादा है, 340 मीटर पर सेकेंड इज नॉट अ बहुत तेज स्पीड। हाँ तेज है, वैसा नहीं है कि तुम भागो, तुम नहीं भागोगे, फ्लैश भाग लेगा 340 मीटर पर सेकेंड से, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ साउंड। बट अलग अलग होती है। जैसे कि बात करते हैं अगर सॉलिड लिक्विड गैसेस में, तो गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो इनके बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर है वो टाइम ले रहा है, तो साउंड की स्पीड इन एयर धीमे है। लिक्विड के पास हो गए तो तेज हो गई, सॉलिड की ओर पास हो गए तो और तेज हो गई, ये समझना है आपको बस। ओके, तो साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स, थाउजेंड्स के चला जाता है, 1000 मीटर पर सेकेंड, मतलब सम किलोमीटर इन अ सेकेंड इन द सॉलिड्स, ठीक है। बट गैसेस की बात करो तो कम सम 340 344 330 डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, कि कैसी एयर है, हॉट है, कोल्ड है, उस पर डिपेंड करता है। और हम लोग पढ़ेंगे भी, अभी एग्जैक्ट वैल्यूज हमको लेनी है। वैसे तो हमें गिवन हुई क्वेश्चंस में इवेंचुअली, तो वाली दिक्कत हमारे पास आनी नहीं चाहिए, बट स्टिल चलते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यूज ऑफ इको क्या है भाई? इको का यार यूज सारे पशु पक्षी करते हैं, मैमल्स करते हैं अपने पाथ को डिफाइन करने के। बैट, अभी बैट ट्रेवल करता ही है भाई वेव्स की बेसिस पे, तो एक्चुअली में दैट इज साउंड रेंजिंग, उसी को बोलते हैं साउंड रेंजिंग। साउंड की हेल्प से वो रेंज पता करता है कि कितना पाथ खाली है, फिर उस पर वो ट्रेवल करता है। जनरली बहुत ही कम ऐसा होता है कि बैट गेट्स एक्सीडेंट, उनका एक्सीडेंट हो जाए, नहीं, क्योंकि उनकी जो
फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन और उसका हियरिंग है वो बहुत फास्ट है। साउंड जाता है, लड़के वापस आता है, दे अंडरस्टैंड कि ऑब्स्टेकल है, वो वहां जाते ही नहीं है। द बैट्स यूज इको टू सी इन द डार्क, अंधेरे में ट्रेवल करते हैं भाई, डॉजिंग ऑब्स्टेकल्स विद ईज। दिस सुपर पावर इज कॉल्ड एज साउंड ranging. Now, is it only with bats? No. Dolphins also use the same. Dolphin detects their enemy and obstacles by emitting a ultrasonic waves. कौन सी वेव? 20,000 से ज्यादा वाली। And hearing their echo, they use ultrasonic waves for hunting their prey. अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी इसी का यूज करती हैं। Samely, fishermen sense a pulse of ultrasound waves from a source into the sea and receive the waves reflected from the shore fishes via a detector. अगर आपको याद हो तो आपको यहां पर एक मेथड याद आ रहा होगा रडार का। याद है रडार? जहां पे रेडियो वेव्स या फिर वेव्स के सिग्नल्स को हम लोग पानी के अंदर ओशन में भेजते हैं और चेक करते हैं कि कितनी गहराइयां हैं उसके अंदर, कितना वो गहरा है, या फिर उसके नीचे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो कितनी हाइट पे हैं। दैट प्रोसेस इज आल्सो यूज्ड। ये सोनार। ओ माय फॉल्ट, रडार इज डिफरेंट। रडार इज फॉर द रेडियो वेव्स, इको के लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं। सोनार इज द वन जहाँ पे हम लोग साउंड को नीचे भेजते हैं, साउंड नीचे जाता है, ऑब्स्टेकल से मीट करता है, वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है। इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है जो गेटवे बोलते हैं, जिसके थ्रू साउंड जब वापस आता है तो हमको उसका टाइम मिल जाता है कि कितने टाइम में ये प्रोसेस हुआ, और हम उससे कैलकुलेशन निकालते हैं कि ऑब्स्टेकल कितनी डिस्टेंस पर है नीचे। वी फाइंड द डी, राइट? दिस इज बेसिकली फॉर द डी। कैसे करेंगे? सिमिलरली, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो डिस्टेंस है वो आएगी और जाएगी तो 2d हो जाएगा। स्पीड इज व्हाट वी नो, डिस्टेंस इज व्हाट वी टू कैलकुलेट। टाइम यहाँ पे हमें रिसीवर से मिल जाता है कि कितने टाइम में गई थी और कितने टाइम में आई है, जिसकी वजह से हम लोग डी की वैल्यू को निकाल पाते हैं इजीली। इसके बेस क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास, तो यू शुड बी नोइंग दैट दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट? ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर। हमने बात कर ली है इसकी। आइसबर्ग, नीचे कोई भी मरीन है उसको पता करने के लिए। मेडिकेशन भी इसका यूज होता है बच्चों। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फ्रॉम द इमेज ऑफ द हार्ट। दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। देखा होगा आपने, इकोकार्डियोग्राफी में वेव्स बन के आती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स का ट्रांसमिशन। अल्ट्रासोनोग्राफी भी एक प्रोसेस होता है बच्चों, यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ पेशेंट ऑर्गन सच एज लिवर, किडनी, टू हेल्प डिटेक्ट द स्टोन इनसाइड द किडनी और द लिवर। डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग इको को यूज करते हैं, जिसको हम लोग इको रेंजिंग या फिर इको के डिफरेंट फॉर्म्स इकोसोनोग्राफी के नाम से जानते हैं। नाउ व्हाट आर वाइब्रेशन? दिस इज द डांस ऑफ एनर्जी। When the energy dances, that is the vibration. How it happens and what causes are being made. There are many types of vibration. पहला होता है हमारा फ्री या फिर नेचुरल वाइब्रेशन, जो अपने आप से हो रहा है। जैसे कि हमने एक सिंपल पेंडुलम का लिया, एनर्जी दी और छोड़ दिया। अब ये जब मूव करेगा तो इसका खुद से वाइब्रेशन है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द ग्रेविटेशन ऑफ द सराउंडिंग। जो अभी हमारे आज के वहां पे ग्रेविटेशन है उसकी वजह से अब ये नेचुरली फ्रीक्वेट करेगा, वाइब्रेट करेगा अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, और धीरे धीरे ये रेस्ट पे आ जाएगा। दैट इज व्हाट, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। The free vibration are the periodic vibration of a body of a constant amplitude in the absence of any external force on it. अभी यही पढ़ते ही शायद आपके मन में एक डाउट भी आएगा, पहले इसको दोबारा से पढ़ लो। कह रहा है एक ऐसा मोशन, ऐसा वाइब्रेशन जहां पे पीरियोडिक वाइब्रेशन हो, पीरियोडिक मतलब सेम वाइब्रेशन हो, ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट हो। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड। ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। इज द डिस्टेंस फ्रॉम द mean line to the highest most point, that is crest or the trough, which you call as amplitude, in the absence of any external force। बाहर से कोई फोर्स काम ना कर रहा हो उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। लेकिन कहोगे सर आप सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल दिया हो तो ऐसे 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 करके रुक जाएगा। हाँ, कि वहां पर एक्चुअली में फ्री वाइब्रेशन हो ही नहीं रहा है। फ्री क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एयर उसको रोक रही है। अगर यही प्रोसेस हम लोग बात करें वैक्यूम में होता हुआ, एक वैक्यूम चैम्बर में अगर एक्सपेरिमेंट करें तो वो वाइब्रेशन होते रहेंगे कि वहां पे एयर ड्रैग नहीं है, एयर नहीं है रोकने के लिए, तो पार्टिकल्स सेम एम्पलीट्यूड से मूव करता रहेगा, तो हम लोग का हो जाएगा वो फ्री या फिर नेचुरल वाइब्रेशन। द टाइम पीरियड ऑफ द फ्री वाइब्रेशन इज कॉल्ड पीरियड
जिसको लोग पीरियोडिक भी बोलते हैं, और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीली वाइब्रेटिंग बॉडी, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी। द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्प्लिटिंग फ्रीली बॉडी इज कॉल्ड रिमेन, इट्स रिमेन कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इट रिमेन कांस्टेंट। द फ्री वाइब्रेशन ओनली ट्रूली हैपेंस इन वैक्यूम। कहां पर होता है भाई? क्योंकि यार यहाँ पर तो यार एयर है, बार बार उसको रोकेगी, तो ये हमें परफॉर्म ही कराना पड़ेगा। कहां पर बच्चों? वैक्यूम में। अगर वैक्यूम में कराना है तो हमको वैक्यूम चेंबर्स का यूज करना पड़ेगा। इन मीडियम जनरली क्या होता है भैया, रेसिस्टिविटी होती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन अपनी एनर्जी को लूज करता है, मेकिंग द एम्पलीट्यूड श्रिंक ओवर द टाइम। जैसे कि सिंपल पेंडुलम का मैंने एग्जांपल दिया अभी अभी, जहां पे एम्पलीट्यूड श्रिंक हो रहा था और फिर वो बॉडी धीरे धीरे मोशन करते करते स्लो हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, slightly dispatched, it swings at its natural frequency, which depends on its length and the gravity at the location। अभी यहाँ पर वो लेंथ पे और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है उस लोकेशन की, और हर लोकेशन की ग्रेविटी अलग होती है। आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट शायद करा हो, या फिर 11th में तो करोगे टू फाइंडिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर हम लोग सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते हैं, और आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टू ऑल माय आईसीएससी एस्पिरेंट 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, क्लास 9 चैप्टर 1 मेजरमेंट सिंपल पेंडुलम एक्सरसाइज 3। यहाँ पर हमने टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम निकालना सीखा था 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी से। तो ये प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सिंपल नेचुरल वाइब्रेशन, या फिर ट्यूनिंग फॉर्क। देखो क्या हो रहा है, देखो एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी दे रहा है, दूर जा रहा है, पास आ रहा है, और ऐसे ही ये प्रोपगेशन का फिनोमेना आगे तक जा रहा है। ट्यूनिंग फॉर्क इज स्टक अगेंस्ट अ हार्ड रबर पैड, इट वाइब्रेट्स विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। राइट, अभी आता है नेक्स्ट इज द डैम्ड वाइब्रेशन। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन है, पहला क्या था? पहला था नेचुरल सर, पहला था नेचुरल। दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है डैम्ड वाइब्रेशन। अभी डैम्ड वाइब्रेशन क्या है समझना, पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। अगर वो डैम का मतलब ही क्या है भैया, धीरे हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इस प्रेजेंस ऑफ द रेसिस्टिव फोर्स सच एज, अभी पेंडुलम वाला मूव करने वाला एग्जांपल लगा सकते हो आप। राइट, अभी कैसे होंगे ये देखो, क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा था, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। मैं आपको एक और फिगर बना के देखता हूं, दिखाता हूं अभी। समझ गया हो गया आप ये कौन सा वाला है? बोलो भाई। ऑल मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, ठीक है। राइट, अभी ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ डैम्ड वाइब्रेशन। यहाँ पे देख रहा फ्रीक्वेंसी, हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे जो वेव्स हैं उनकी एनर्जी कम हो रही है। अब ये कैसे हो रहा है, देखो जैसे बहुत सिंपल, मैं बोल रहा हूं, अगर आप पास से सुन रहे हो, यू आर हियरिंग द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली वेव, लेकिन जो दूर वाले सुन रहे हो कौन सी है, वो रेसिस्टिव फोर्स की वजह से कम हुई धीरे वाली वेव है, वहां पर तेज साउंड नहीं जा रहा है, यहाँ पे साउंड तेज आ रहा है। दैट इज व्हाट इज डैम्ड वाइब्रेशन। ओके, नाउ सर कैन यू प्लीज हेल्प मी इंटरेक्ट विद देम, टू कैसे होता है ये। मान लो भाई हमारे पास एक सुपर एक्साइटेड बनी है, ठीक है, बनी जानते हो आप लोग, आपने वो देखा है पंचिंग बैग, देखा है पंचिंग बैग, देखा है, तो जितनी बार मारो साला उठ के खड़ा हो जाता है वो, और फिर मारो फिर भी खड़ा हो जाता है, दैट इज द बनी। राइट, हॉपिंग नॉन स्टॉप, इट जस्ट कीप्स गोइंग। नाउ इमेजिन द बनी गेट्स टायर्ड, थक गया बेचारा, slow down because it too much, बहुत खा लिया उसने, बहुत सारी कैरेट खा लिया, that's damn vibration। The energy gradually gets up until it stops। So whether you are a bouncing bunny or a relaxed rabbit, vibration have a way of keeping the things interesting। जैसे कि अभी जैसे आपने इसको पंच करा, in our case if you have punched it, तो जैसे ही वो अब वाइब्रेट करेगा, देखा होगा धीरे 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 करके वो उड़ जाएगा, और फिर होगा 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 धीरे 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 वो उड़ जाएगा। दैट इज व्हाट इज डैम्ड वाइब्रेशन। राइट, ये देखो, सी दिस एग्जांपल, जब एक पेड़ को पकड़ के खींच के छोड़ देते हैं, राइट, तो क्या होता है, बहुत पहले बहुत तेज, फिर धीरे 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 सो हो जाता है। राइट, स्केल, स्टील स्केल को फंसा के आप छोड़ देते हो। राइट, दैट इज व्हाट इज डैम्ड वाइब्रेशन। अभी यही इमेज याद रहेंगी आपको, दैट image is going to help you, that is why they all are here, to make your learning fun, easy, exciting and visuals। right, now same is the tuning fork। जब tuning fork को वाइब्रेट करते हैं तो भी बच्चों में उसका जो prongs होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, and that causes the damp vibration। okay, then third is the force vibration। अभी वो वाइब्रेशन जो कि फोर्सफुली करे जा रहे हैं, लेकिन इट मेक श्योर कि उसकी वजह से एम्पलीट्यूड चेंज ना हो, वो सेम रहे।
which occurs under the influence of the external periodic force acting on it. वो वाइब्रेशन जो कि हो रहे हैं because of the external influence, बहुत ध्यान से देखो कीवर्ड कैसे मार करता हूं मैं, occurs under the influence of the external periodic forces acting on it. बार बार फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो हो रहे हैं, जैसे कि गाड़ी का पिस्टन होता है ना, गाड़ी का पिस्टन होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ना, पिस्टन मूव करता रहता है, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उसको लेकिन तब वो हो पाएगा, इसीलिए बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ना, इसलिए बोलते हैं उसको फोर्स वाइब्रेशन. व्हेन एक्सटर्नल periodic force is applied on a vibrating body, it no longer vibrates with the own natural frequency. उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं रही भाई, अब उसका कोई ना रहा कुछ, अब वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से नहीं बल्कि वो फोर्स फ्रीक्वेंसी से काम कर रहा है क्योंकि बाहर से उसे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं. इट ग्रेजुअली एक्वायर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, राइट. द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स. क्या बोलते हैं इसको? ड्राइविंग. ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइविंग फोर्स. व्हेन एक्सटर्नल फोर्स frequency differs from the body's natural frequency, the oscillations are small, but when the frequencies matches the body resulting leading to the large amplitude. कहते हैं जब तक अलग अलग रहती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से तब तो टोटल फ्रीक्वेंसी स्मॉल वैल्यूज में होती है, ऑसिलेशन स्मॉल होते हैं, बट अगर मैच कर जाती है तो वो हो जाते हैं बहुत लार्ज. और इसी के बेस का थर्ड वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों. व्हेन द गिटार इज प्लेड द आर्टिस्ट फोर्सेस द स्ट्रिंग ऑफ द गिटार टू प्रोड्यूस फोर्स वाइब्रेशन. और अगर उसको सेम धुन चाहिए तो वो सेम तरह से फोर्स लगाता है उसे, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेम टाइप के साउंड्स को क्रिएट कर पाए, राइट. और हमने देखा होगा हर स्ट्रिंग का एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है. अब बात आती है कि ये जो फोर्स वाइब्रेशन था, अगर जो फोर्स वाइब्रेशन था ये नेचुरल वाइब्रेशन से मीट कर जाए, इफ इट मीट्स द नेचुरल वाइब्रेशन, तो फोर्स वाइब्रेशन बाहर से जो वाइब्रेशन लगाए गए, अब एक बॉडी का खुद का नेचुरल वाइब्रेशन होता है, अगर वो उससे मीट कर जाए वो भाई साहब तबाही ही तबाही. वो देखा है ओपेरा में, मैं नहीं कर पाऊंगा बट स्टिल बहुत ही गंदा हूं मैं हूं जियान वाला साउंड है मेरा, बट स्टिल व्हाट आई एम सेइंग कि जो ओपेरा के आर्टिस्ट होते हैं व्हाट दे डू, वो कांच को तोड़ते हैं भाई, वो ग्लास को तोड़ देते हैं. कैसे तोड़ देते हैं सोचा है कभी? व्हाट दे डू इज दे मेक देयर वॉइस फ्रीक्वेंसी सिमिलर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्लास की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर देते हैं, एंड दैट कॉजेज द ब्रेकिंग ऑफ इट. काफी बार सुना होगा आप लोगों ने कि ब्रिज टूट जाते हैं, उस पे आर्मी मार्च कर रही होती है और वो ब्रेक हो जाते हैं, या फिर आर्मी को बोला जाता है कि भैया सब लोग इस पे एक साइन में फ्रीक्वेंसी को मैच ना कराओ, एक साथ इंपैक्ट होगा, टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अपने स्टेप्स को ब्रेक करो, अलग अलग पैरों को अलग अलग, क्योंकि आप अगर मार्च करने लगोगे तो लेफ्ट राइट करोगे, और वो लेफ्ट राइट में सारे फोर्सेस एक साथ लेफ्ट एक साथ राइट एक साथ लेफ्ट एक साथ राइट, और अगर ये फ्रीक्वेंसी मैच कर गई ब्रिज की फ्रीक्वेंसी तो ब्रिज तो गया. और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट ने फ्रांस में हुआ है, देयर वर टू रिवर इन 1856 का इंसिडेंट मैंने पढ़ा हुआ है इन द हिस्ट्री. एक वहां के बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने ब्रिज बनवाया था और ब्रिज कोलैप्स हो गया था, और फ्रांस में भी ऐसा हुआ था. और इट कीप्स ऑन हैपनिंग, काफी बार नेचुरल फ्रीक्वेंसी मीच कर जाती है फोर्स वाइब्रेशन से और फिर त्राही त्राही मच जाती है. ओके, तो रेजोनेंस क्या होता है सर? इट्स अ परफेक्ट हार्मनी. क्या बोला गया भैया? रेजोनेंस इज व्हाट? यूनाइट्स इन परफेक्ट हार्मनी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल, अगेन बच्चों, इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, टू व्हाट? To the natural frequency, to the natural frequency. The body readily begins to vibrate with increased amplitude. This phenomena is called as resonance. बाहर वाली frequency मतलब force frequency जो थी, जो force vibration थे, अगर उसकी frequency जो है external force वाली थी, जो अगर natural frequency से meet कर गई तो ये motion हो जाएगा बहुत तेज, और इसको बोलते हैं हम लोग resonance. amplitude बढ़ जाएगा, amplitude will increase. Imagine you are on a swing and you time your kick just right to the higher and higher. That's like a resonance. बार बार आप ऊपर होते जाओगे, ऊपर होते जाओगे, ऊपर होते जाओगे, right? That is the when the frequency of your kicks matches the natural frequency of the swing, you get bigger and better swings. Now imagine you are swinging so high that you are almost touch the sky. Resonance makes everything way more exciting. ऐसा ही होता है जब resonance होता है. और इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लो यहाँ पे. It would be more scientific if I would be having bigger legs. The vibration of larger amplitudes are called resonant vibrations, right?
ओके, एग्जांपल्स क्या हैं सर? ये देखो यार क्या हो रहा है, ये पेंडुलम गया, ये आया, नेचुरल, इनके नेचुरल फोर्स्ड, नेचुरल फोर्स्ड, कैन यू इमेजिन दिस इज व्हाट? ये यार मेरे पास था बट अनलकली नीचे वाले ऑफिस में है और वहां पे लॉक लगा है, उसकी की नहीं मिल रही, तो मैं ला नहीं पाया आपके लिए। मैंने पुनीत सर को स्पेशली भेजा, सर प्लीज ब्रिंग इट फॉर मी। सर ने ट्राई करा, उन्होंने सोचा कि फांद के चले जाए, लेकिन वहां पे बाउंड्रीज में वो स्पाइक्स लगे हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी। मैंने कहा सर रहने दीजिए, बम छिलने से अच्छा है कि हम लोग बच्चों को इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा दें। एनी विच वे, कूल, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। अगर फोर्स वाइब्रेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है, तो भाई साहब बन जाती है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, जहां पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राइट? नाउ द सेम इज इन दिस केस। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, बार बार जो फ्रीक्वेंसी है फोर्स वाली नेचुरल से मीट कर रही है और वो पिस्टन बार बार मूव कर रहा है, दैट इज ऑल्सो रेजोनेंस, राइट? अभी आप इसको समझो। अच्छा ये देखो ध्यान से, ये वही वही वाला एग्जाम्पल, द आर्मी, when the troops crosses a suspension bridge, the soldier are asked to break the steps। एक साथ पैर ना रखो भैया, अगर आपने वहां मार्च चालू कर दिया तो वहां मार्च अप्रैल मई जून सब हो जाएगा, बन नहीं पाएगा फिर वो। ऐसे हुआ था, जो मैंने केस बता रहा हूँ, मुझे याद है शायद कुछ 21-22 सोल्जर थे जो कि हाँ उनको बहुत वो नहीं हुआ था, लाइक दे वर ऑल अलाइव, बट बहुत हार्म हुआ था उनको, बहुत कैजुअलिटी इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, हाथ पैर टूटे थे, इंजर्ड हुए थे, काफी टाइम हॉस्पिटलाइज रहे थे। तो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं और काफी जाने भी गई हैं बिकॉज ऑफ सेम कॉज। तो वहां पे इसको देख के बताना पड़ता है, क्योंकि जितने भी ब्रिज होते थे, ऋषिकेश वाला देखा होगा आप लोगों ने, ऋषिकेश वाले दे आर वेरी टफली मेड फॉर सेम रीजन। और वहां पे भी मार्चिंग आर्चिंग अलाउड नहीं, क्योंकि अगर मार्च हो गए भाई साहब तो चलो समझते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। उसके पहले लेक्चर लंबा हो रहा है, इसके लिए आप लोग 2 मिनट का, 2 मिनट नहीं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी नहीं 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को क्लोज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम रेगुलरली इज नॉट द राइट आइडिया। हैव सम सिप्स ऑफ वाटर, छोड़ के ना जाना, चैप्टर खत्म कर लेना, ठान के बैठे हो तो, और अच्छा लग रहा हो तो यू नो व्हाट टू डू। समझदार हैं आप लोग? ओके, ओके, टेक 10 सेकंड मोर, 10 सेकंड और रुक लो। एक्सप्लोरिंग द डायमेंशंस ऑफ ऑडियो मैजिक। कैसे होता है सर ये ऑडियो मैजिक? आइए मिलके समझते हैं। लेट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। अभी कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर? 3 चीजें पढ़नी है हमको इसमें, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। इसको ना बहुत ही इजी समझाता हूँ मैं, तो मैं इसी समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन बाद में देख लेंगे। हाउ यू डिफाइन द लाउडनेस? एग्जाम्पल, बच्चों मैं आपको साउंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, दिस इज वन वे, नाउ लिसन टू दिस। बच्चों मैं आपको साउंड चैप्टर पढ़ा रहा हूं, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द लाउडनेस। स्पीकर के साउंड को धीमे होना और तेज होना, राइट? राइट, सुजुका की आवाज और जियान की आवाज। सुजुका तुम कितनी प्यारी हो। जियान, मैं हूं जियान, मेरा गाना है बड़ा सुरीला, मैं हूं बड़ा ताकतवर एंड व्हाट नॉट। दैट इज बेसिकली द डिफरेंस इन द लाउडनेस। समझ गए? तो जो छोटा साउंड होगा उसकी वेव छोटी छोटी होगी, उसका एम्पलीट्यूड छोटा छोटा होगा, राइट? जो लाउड साउंड होगा उसका एम्पलीट्यूड बड़ा बड़ा होगा। समझ पा रहे हो? एम्पलीट्यूड्स बेसिकली इंक्रीजेस, ठीक है? यहाँ पे A1 मान लो, इसको A2 मान लो, यार फिगर बेस्ड अप्रोच हमेशा करा करो। A1 इज लेस देन A2, मतलब ये लाउड साउंड है, बोलो हाँ की ना, और ये धीरे वाला साउंड है, स्लो साउंड है, धीरे चल रहा है। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी अभी चलेगी। चलो नेक्स्ट इज पिच। नाउ व्हाट इज पिच? पिच इज फ्रीक्वेंसी, पिच इज श्रिलनेस। 2 तरह की बोलता हूं मैं, ठीक है? अभी इसको आप समझो, आप एक वीडियो को, मेरी वीडियो को 1x पे देख रहे हो और 2x पे देख रहे हो। 1x पे देख रहे हो तो बच्चों मैं साउंड चैप्टर पढ़ा रहा हूं, 2x पे देख रहे हो बच्चों साउंड चैप्टर पढ़ा रहा हूं, बच्चों मैं साउंड चैप्टर पढ़ा रहा हूं, बच्चों साउंड चैप्टर पढ़ा रहा हूं। दैट्स द डिफरेंस ऑफ द पिच। अगर कोई चीज बहुत ही फ्रीक्वेंसी से बोल जाए, बहुत तेज हो रही है, दैट मेक्स द डिफरेंस इन द पिच। यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आएगा, एक की फ्रीक्वेंसी ये है, दूसरे की ये हो जाएगी, राइट? द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। क्वालिटी और टिम्बर,
क्वालिटी ऑफ टिम्बर आप एक एग्जांपल दो, ऐसा दो। इन द डिफरेंस यू कैन इमेजिन अ साउंड बीइंग संग बाय डिंचक पूजा, ठीक है? सेल्फी मैंने ले लिया सेल्फी। अब आई डोंट नो कि तुम लोग जानते हो जानते हो, बट ऑन द अदर हैंड इमेजिन अ साउंड बीइंग संग बाय अरिजीत सिंह और लता मंगेशकर, राइट? कितना बढ़िया गाना। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी एंड टिम्बर। इट्स डिफाइंड बाय द वॉइस ऑफ द आर्टिस्ट, या फिर जो भी आप सुन रहे हो, इट कुड बी द स्ट्रिंग और एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वहां से डिफाइन होती है हमारी क्वालिटी ऑफ टिम्बर। ओके, चलो नाउ लाउडनेस क्या है, अब इसको अंदर चलते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी बाय विच लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फेंट साउंड। हल्के वाले से ज्यादा वाले को डिस्टिंग्विश करने की क्वालिटी को बोलते हैं हम लोग लाउडनेस। देख पा रहे हो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? एम्पलीट्यूड छोटा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है। दैट इज बेसिकली अ सॉफ्ट एंड अ लाउड साउंड। 1x समझो ऐसा, मतलब 1 वॉल्यूम पे और 5 वॉल्यूम पे करना, ठीक है? दैट्स अ डिफरेंस। लाउडनेस softness sound is determined by the amplitude of or the intensity of the wave, ठीक है? और द इंटेंसिटी, लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द वेव, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, याद रखना, प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है? ऐसा होता है, बट ये अभी नहीं, आगे आएगा आपका सिलेबस में। हाउएवर लाउडनेस इज नॉट द सेम एज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वेव, व्हाइल लाउडनेस इज अ सेंसेशन। पर ठीक है, अभी क्या आप उसको रिलेट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द मीडियम इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड नॉर्मली थ्रू द यूनिट एरिया। कितना जा रहा है साउंड, कितना पास हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया से, मान लो जैसे ये एक यूनिट एरिया, इससे कितना साउंड पास हो पा रहा है, कितनी वेव्स निकल पा रही हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द इंटेंसिटी, और उसकी यूनिट होती है माइक्रोवाट पर मीटर, ओके, स्क्वायर। और द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर इज प्रोपोर्शन स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है बच्चों, मैंने बताया था आपको। स्क्वायर ऑफ द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन एंड द डेंसिटी ऑफ द, इन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट होती है इसकी डेसिबल, डीबी से उसको लेते हैं। आपके ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे देखना, हेडफोन्स, वहां पे लिखा होता है कि कितने डीबी तक का साउंड वो कर सकता है। और एक और होती है बच्चों, उसकी यूनिट एल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, लेकिन आपके लिए ये काम करना नहीं है, इसको हटा देना अभी के लिए। नॉइज पॉल्यूशन, अगर कोई साउंड बहुत तेज हो जाता है बच्चों, 120 डेसिबल के ऊपर जाता है, तो वो उसको बोल देते हैं हम लोग नॉइज पॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं उसको? नॉइज पॉल्यूशन, वी कॉल इट नॉइज पॉल्यूशन। अगर कोई साउंड इफ इट इज ग्रेटर देन 120 डेसिबल तो बोलते हैं लाउड, जैसे कि लाउड स्पीकर से निकला हुआ, साइरन से, मूविंग व्हीकल से, इफ इट एक्सीड्स अबव 120 डीबी, डेसिबल से ऊपर वाला इज noise to us. Okay, there's a difference between voice and noise. Okay, चलो पिच और श्रिलनेस क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, और यहाँ वेवलेंथ कम हो गई है उनकी, देख पा रहे हो आप? तो ये जो वेवलेंथ के डिफरेंस है, दैट इज लो पिच्ड एंड दिस इज हाई पिच साउंड. Our brain interprets the frequency of the emitted sound, that is called as pitch. The faster the vibration of the source, the higher is the frequency and the higher is the pitch. Okay, cool, समझ गए होगा, आप लोग पहले समझ गए थे, आप लोग मतलब डेफिनेशन वाली बात है. Pitch is that characteristic of sound which is an accurate shrill note can be distinguished from the grave or the flat. जैसे कि there's a difference between the sound of a boy and a girl. हमारा जो साउंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा भारी जाता है और गर्ल्स का थोड़ा श्रिलर जाता है, that is because of the our voice box, right? क्वेश्चन आता है ये, pitch refers only to the musical sounds and each musical note has a definite pitch. आपकी अलग अलग होती है, जैसे एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के हर एक गिटार है, एक गिटार की हर एक स्ट्रिंग की जो पिच है वो अलग अलग है, क्योंकि उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड, अलग अलग एम्पलीट्यूड का साउंड, अलग अलग पिच का साउंड क्रिएट करती है. द साउंड इज सेड टू बी श्रिल एंड इफ द पिच इज लोअर द साउंड इज सेड टू बी फ्लैट. पिच ऑफ अ नोट डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी, राइट? अभी बात करी हम लोगों ने, ऐसे कि एग्जांपल के लिए instruments such as piano, violin and guitar have several string of different thickness and are different tension which vibrates to produce notes of different frequencies. अभी next आता है हमारा quality and timbre, last point. Quality of timbre sound is characteristic which distinguish two sound the same loudness and same pitch. अगर कोई same loudness same pitch पे है तो उसकी voice distinguish करने के लिए उसकी quality use कर जाती है, because every person or every instrument has a different timbre or the quality emitted by the two different instruments.
The instrument sound compares to mix the vibration at various frequencies. अब देखो इसमें होता है कैसे, मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, वो अपने ना वॉइस बॉक्स के थ्रू दूसरे के क्वालिटी को यूज करते हैं और वैसे साउंड निकालने का ट्राई करते हैं। काफी हद तक वो सेम भी हो सकता है। दैट इज आर्ट्स, राइट? द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विद द हाईएस्ट एम्पलीट्यूड is the principal fundamental vibration and the integer multiple of the subsidiary vibrations. ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपके मेन डेफिनेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो समझना आपके लिए बहुत जरूरी भी है। चलो अभी एक बार आउटलाइन देख लेते हैं पूरे चैप्टर की। दिस इज अंडर 1 आवर 50 मिनट्स हुए हैं और चैप्टर इज अबाउट टू एंड। तो अगर हम लोग पूरी आउटलाइन देखते हैं तो शुरुआत करी थी हमने वेव्स होती क्या है, क्वालिटी ऑफ वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा था हम लोग ने, भाई क्या क्या रेंज हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज क्या है, फिर हमारे पास उनकी कैरेक्टरिस्टिक आए थे कि वेव किस टाइप की होती है, मैकेनिकल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है और ट्रांसवर्सल क्या होती है। पार्टिकल के साथ जाने वाली लॉन्गिट्यूडनल, परपेंडिकुलर जाने वाली वेव के परपेंडिकुलर जाने वाले पार्टिकल्स के, दैट इज आर लेटरल वेव्स, राइट। उसके बाद हमने बात कहा था कि अगर ये वेव्स हो गई तो भैया फिर इनके बनेंगे अलग अलग फिनोमेना जो हो रहे हैं वो, जैसे कि इको और रडार सेंसिंग पढ़ा हम लोगों ने, उसमें कैसे बैट्स यूज करते हैं, वेव्स यूज करती हैं उस इको रेंजिंग को, वो पढ़ा हम लोगों ने, कैसे सोनार में वो फिनोमेना होता है वो वहां पे देखा। देन उसके बाद हम लोग आए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव में। उसके पहले वाइब्रेशन के टाइप भी थे हमारे पास, देयर इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला, देन फोर्स, डैम्प एंड देन क्रिएटेड रेजोनेंस। फिर रेजोनेंस के बाद हम लोग आए यहाँ पर पढ़ने के लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। वहां पर हमने 3 तरह से पढ़ा उसको, फर्स्ट इज लाउडनेस, सेकंड इज पिच एंड थर्ड इज द टिम्बर। और इसको कंपाइल करके हमारा ये कंप्लीट चैप्टर हुआ। जो ऊपर वाले पार्ट हैं आपके इनिशियल वाले, वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, वहां पर फ्रीक्वेंसी से न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं, हम लोग उसको अपने प्रैक्टिस सेशन में ले रहे होंगे, वो जरूर देखना आप लोग। देयर आर 2 सेगमेंट ऑफ दिस इज फर्स्ट इज थ्योरी, सेकंड इज द प्रैक्टिस। हम लोग इससे क्वेश्चंस कोई प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टाइप के। पहले आपको थ्योरी समझना जरूरी है, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस करिएगा। जब आप प्रैक्टिस दे गए तो कुछ पार्ट थ्योरी का मिस होगा तो आप नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला यहाँ पे मेजरली हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही चलेगा। मेजर जो फॉर्मूला हमारे पास चल रहे होंगे वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट अगर साउंड आ रहा है जा रहा है तो यहाँ पे 2d ले लेंगे, जनरली होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला। इसी में बच्चों v इज इक्वल टू एन लेमडा भी यूज करेंगे हम लोग। ये कहाँ से आता है, यहीं से आता है सर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में अगर स्पीड को वेलोसिटी बोलते हैं, किसी भी वेव की जो लेंथ होती है उसको वेवलेंथ बोला जाता है, और 1 अपॉन टाइम को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा या फिर एन लेमडा से हमारा एक और रिलेशन क्रिएट हो जाता है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर के, ये हमारे पास एक रिलेशन है, या फिर इसी को लाउडनेस से रिलेट कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग इसी बातों पे, इन्हीं फॉर्मुलाज के अंतर्गत सारे क्वेश्चन को लगा रहे होंगे। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो बहुत बहुत मजेदार रहा ये सेशन। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट। आई एम रीडिंग ऑल ऑफ योर कमेंट्स, माय टीम इज चेकिंग देम ऑल। तो मेक श्योर करो भाई साहब कि दिल से दिल की बात को करो, और अगर अच्छा लग रहा है तो 2 प्यारे से शब्द, आपके और हमारा जीवन सफल, हमारा लेक्चर सफल, राइट। एंड इफ यू आर रियली लाइकिंग इट, मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब ना करो, करो वो आप पे है, लाइक करो ना करो वो आप पे है, बट अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को क्यों ही अच्छे अच्छे वीडियो से वंचित रखना, उन तक पहुंचा देना, बस हमारा काम सफल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।